तो हम लोग न्यूटन लॉज मोशन के काफ़ी आगे तक पहुंच गए और आज हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, सूडो फोर्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एंड देन फिर हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो पहले तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके हम किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम, कोई ना कोई सिस्टम होगा जिसके रिस्पेक्ट में या तो पार्टिकल की पोजीशन या पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बहुत सिंपल डेफिनेशन आप ये याद रख लीजिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जहाँ पर न्यूटन के लॉ अप्लाई होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें न्यूटन के लॉज अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कोई कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, लीनियर, एक लीनियर मोशन हो रहा है, उसका कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो वो मेरा एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या मैं चुपचाप कहीं बैठा हुआ हूँ, रेस्ट पे हूँ या यूनिफॉर्म मोशन में, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। मैं जिस रेफरेंस में बैठा हुआ हूँ, कार हो, ट्रेन हो, है ना, उसका खुद का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर न्यूटन के लॉ अप्लाई होंगे, उसको इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेंगे। तो मान लीजिए ये कार है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इसमें न्यूटन के लॉ अप्लाई होंगे। यानी कि इसमें मैं कॉइन को उछालूंगा तो कॉइन को मैं आगे जाके पकड़ सकता हूँ। मैंने अगर चलती हुई ट्रेन में कॉइन को उछाला तो कॉइन मैं पकड़ पाऊंगा। ठीक है, तो सारे के सारे न्यूटन के लॉज अप्लाई होंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जिसका एक्सेलरेशन होता है, इट हैज गॉट एक्सेलरेशन। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही होती है। अब अपन और क्लियरिटी से देखेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि जैसे कार अपन एक्सेलरेट कर रहे होते हैं या तेजी से टर्न करते हैं, तो आप आउटवर्ड फील करते हो, तो आउटवर्ड आपको कौन सा फोर्स लग रहा है? कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है जो आपको आउटवर्ड फील रहा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर लगते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल सी बात है, जिसका एक्सेलरेशन 0 है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और या तो रेस्ट पे हो या एक्सेलरेशन 0 हो तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता है। अब अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हम पहले समझेंगे सूडो फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो सूडो फोर्स जो लगता है वो हमेशा नॉन इनर्शियल एक्सेलरेशन फ्रेम में लगता है, यानी जिसका कोई एक्सेलरेशन होता है वहीं पर सूडो फोर्स लगता है। और सूडो फोर्स जो हमेशा लगता है, देखिए लिखा हुआ है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। इट ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मेरी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो कौन सा फ्रेम हो गया? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो उसमें सूडो फोर्स जो होगा ना, एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट लगेगा। एग्जांपल भी देखें, और इसकी जो वैल्यू होती है F = -a में होती है। एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो सूडो फोर्स अपोजिट लगेगा। ठीक है, और इट डज नॉट फॉलो द एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, इसमें एक्शन रिएक्शन लॉ नहीं होता क्योंकि न्यूटन के लॉज का पालन ही नहीं करता। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए ये कार है, ठीक, इसका एक्सेलरेशन 0 है। लेट्स से ये केस है, एक्सेलरेशन 0 है। इसमें एक बॉब लटका हुआ है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो ये बॉब ऐसे ही हॉरिजॉन्टली लटका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप इसी में देख लीजिए, ये कार है, ठीक है, ये ए एक्सेलरेशन से जा रही है इधर। जब ये कार ए एक्सेलरेशन जारी होगी ना, तो अभी इस बॉब पे कोई सूडो फोर्स नहीं लग रहा। सूडो फोर्स जो होगा, F सूडो जो होगा वो 0 होगा, एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ही नहीं है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, नॉन इनर्शियल है ही नहीं। जब नॉन इनर्शियल है ही नहीं तो उसमें कोई सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं, तो बॉब ऐसे कैसे लटका रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा जब गाड़ी आप एकदम से एक्सेलरेट करके चलाते हो ना, हैंगिंग बॉब था ना, ये टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होने का मतलब है कि इस पर एक फोर्स लगा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसका नाम है ma। एक्सेलरेशन इधर हो रहा है और जो फोर्स लगता है वो जस्ट अपोजिट लगता है, तो इसमें सूडो फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू जाएगी -ma। ये सूडो फोर्स होगा जो बॉब पे लटकेगा। ठीक है, सवाल करते हैं इसमें, है ना। तो देखिए एक पेंडुलम का सस्पेंड किया गया है ट्रेन की सीलिंग से,
और ट्रेन क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करने का मतलब है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सिंपल सा डिफरेंस पता होना चाहिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल जिसमें एक्सेलरेशन हो, इनर्शियल जिसमें एक्सेलरेशन जीरो। तो ट्रेन मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन ए दे रखा है डायग्राम में, फाइंड द एंगल थीटा इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन में एंगल थीटा को निकालना है। तो देखिए ये आपका बॉब यहाँ पर लटका हुआ है, ये इसमें टेंशन टी है। अच्छा, टेंशन भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखिए ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी थीटा हो जाएगा। ये बॉब यहाँ पर लटका हुआ है, ठीक है। बॉब अगर यहाँ पर लटका हुआ है तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा एम ए, सूडो फोर्स। इस बॉब पे सूडो फोर्स लगेगा। इस बॉब का एम जी नीचे की तरफ लगेगा, लगेगा लगेगा लगेगा। बस अब टी के कंपोनेंट करने, कौन किसको बैलेंस करेगा? ये तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये थीटा, ये टी, तो ये टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है? टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगल थीटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसलिए तो मैंने दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को बैलेंस कर दिया। तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। इक्वेशन 1 डिवाइड करेंगे इसको पर, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। तो ए इक्वल टू हो गया जी टेन थीटा। यानी कि मेरा जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि मुझे व्हीकल को ए इक्वल टू जी टेन थीटा से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तब ए इक्वल टू जी टेन थीटा। अच्छा, मुझसे तो सॉरी थीटा पूछा है, तो थीटा इक्वल टू तो हो जाएगा टेन इनवर्स जी। ये हो जाएगा थीटा। थीटा तो मेरे से थीटा निकल जाएगा टेन इनवर्स ए बाई जी। अच्छा, टेंशन भी पूछी है, तो टेंशन हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, इधर तो कर दो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, तो वन हो जाएगा, इधर हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मेरी टेंशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, हाँ देखिए अब एक और बहुत अच्छा सवाल आ गया कि एक वेज है ना, इसमें मुझे क्या एक्सेलरेशन प्रोवाइड करूं सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास एम केप्ट ऑन अ वेज रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो दोबारा बना लेते हैं, ये मेरा एक वेज है, ठीक है। इसमें एक एम मास का ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है। मैं इसको क्या एक्सेलरेशन दूं ताकि इट रिमेन्स एट रेस्ट विद द वेज, यानी कि ये रेस्ट में रहे। रेस्ट में तभी रहेगा, देखिए, तो मान लीजिए मैंने इसको एक एक्सटर्नल, मैंने इसको एक क्या किया, मैंने इसको ए एक्सेलरेट किया, वेज को ए एक्सेलरेट किया, तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, एम ए लगेगा, एम ए इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम ए कॉस थीटा। सूडो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगता है, तो ये अगर वेज इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स इधर लगेगा, तो एम ए कॉस थीटा। अच्छा, एम ए कॉस थीटा को मुझे किससे बैलेंस कराना है? ये मेरा एम जी है, और ये मैं जानता हूं कि नीचे ड्राइविंग फोर्स लगता है एम जी साइन थीटा। लगने में तो यहाँ पर एम जी कॉस थीटा भी लगेगा, पर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी उसकी, ऊपर भी नॉर्मल लगेगा, अभी जरूरत नहीं है उसकी मेरी। तो क्या हुआ, एम जी कॉस थीटा नहीं, एम ए कॉस थीटा शुड इक्वल टू एम जी साइन थीटा। होगा नहीं होगा? तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी तो गिरेगा नहीं। उसने क्या बोला है? वेज रिमेन्स एट रेस्ट। वेज रिमेन्स रेस्ट में कैसे रहेगा? जब इसका जो एम जी साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें निकालना है व्हाट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालना है, ए निकालना है, एम से एम कट गया तो ए इक्वल टू आ गया जी टेन थीटा। इज दिस करेक्ट? ए इक्वल टू जी टेन थीटा, ठीक है, मैच हो गया। ए इक्वल टू जी टेन थीटा आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें और इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है क्वेश्चन। व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज और ब्लॉक एम मास प्लेस ऑन द वेज, ताकि ये फ्रीली फॉल हो सके।
अब इसको फ्रीली फॉल करवाना है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब क्या हो गया, मुझे इसको फ्रीली फॉल करवाना है। ये मेरा मास m का ब्लॉक हो गया, ठीक है। व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देना है मुझे इसको ब्लॉक को, ठीक है। तो मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देना है इस ब्लॉक को ताकि ये फ्रीली फॉल हो सके। अब ये फ्रीली फॉल हो सके इसके लिए क्या एक्सेलरेशन देना है, वेज को देना है। तो मैंने मान लीजिए ये दिया इसको ma, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा ma साइन थीटा, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा ma कॉस थीटा, ठीक है। mg भैया तो ऑलरेडी हमारे ऐसे थे ही, लग ही रहे थे, mg कॉस थीटा हमारा ऐसे लग ही रहा था, ma कॉस, अच्छा इसका एक और कंपोनेंट हो जाएगा mg का, mg साइन थीटा, वो भी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज देखिए, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। अगर इसको फॉल को फ्री होना है तो आप देखिए क्या हो जाएगा, mg cos थीटा शुड इक्वल टू n प्लस ma साइन थीटा, mg cos थीटा शुड इक्वल टू m प्लस na साइन थीटा। और नॉर्म इसको फ्रीली फॉल होना है तो n को 0 होना पड़ेगा, n को 0 होना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि mg cos थीटा शुड इक्वल टू ma साइन थीटा। m से m कट गया, मुझसे क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पूछा है, तो a इक्वल टू आ गया g cot थीटा, या फिर लिख सकता हूं g बाई टेन थीटा, ठीक है। तो दोनों एक्सेलरेशन आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी बुक से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपन पुली का बेसिक पर्पस क्या होता था, बड़े से बड़े हैवी लोड को उठा सके, एफर्ट्स कम करके, एफर्ट्स कम करके बड़े से बड़े हैवी लोड को उठा सके। तो चलिए मैं आपको एक सवाल बनाता हूं। एक सवाल अपन, ठीक है, कैसे अपन कम से कम एफर्ट करके ज्यादा से ज्यादा लोड उठा सकते हैं, इसके ऊपर एक सवाल बनाते हैं। तो लेट्स से कि ये एक पुली है, ठीक है, फिर मैंने इससे एक और पुली जोड़ी, फिर मैंने इससे एक और पुली जोड़ी, ठीक है, और ये इसके और ये इसके तीनों को मैंने किसी मास से जोड़ दिया। लेट्स से मास है 2.8 kg का, 2.8 kg का मास है, ठीक है, और मैं इसको यहां पर F फोर्स लगा के उसको उठाना चाह रहा हूं। तीन पुली ये, एक पुली, दो पुली, तीन पुली, और इन तीनों की एक स्ट्रिंग का एक पार्ट मैंने मास से जोड़ दिया और उसके मास का वजन है 2.8 kg। अब मैं यहां पर F फोर्स लगा के उठाना चाह रहा हूं उसको, F फोर्स लगा के उठाना चाहता हूं। मुझसे पूछा है इस F फोर्स की वैल्यू क्या होगी ताकि मैं इसको उठा लूं। देखिए अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर दोबारा बनाता हूं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये और ये, और तीनों का एक एक, यहाँ पर मैंने 2.8 kg का मास लगाया और यहाँ पर मैं F फोर्स लगा रहा हूँ। अब आप देखना, अगर ये F फोर्स है तो ये भी F है, और अगर ये F है और ये F है तो ये क्या हो जाएगा 2F, तो ये भी 2F हो जाएगा। ये 2F और ये 2F है तो ये 4F हो जाएगा, और ये 4F है तो ये भी 4F हो जाएगा। यानी कि मैं अगर इसका अलग से F बी बनाऊं, 2.8 kg का F बी अलग से बनाऊं, तो इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तीन स्ट्रिंग ऊपर जा रही है, इसमें एक लगा रही है 4F का, और नीचे इसका वजन कितना है 28 न्यूटन, यानी कि 7F इक्वल टू हो गया 28 न्यूटन, यानी कि F इक्वल टू हो गया 4 न्यूटन। तो आप देखो कितना इंटरेस्टिंग यूज है। फोर्स तो मैं 4 न्यूटन का लगा रहा हूं और वजन कितना उठा रहा हूं 28 न्यूटन, वजन उठा रहा हूं 28 न्यूटन। तो इसका अगर लोड और एफर्ट की बात करेंगे तो लोड तो मेरा कितना हो गया 28, एफर्ट कितना हो गया 4 न्यूटन, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया इसका 7।
तो अपन पुली को कैसे यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर अपना एफर्ट लोड से कम है तो मैकेनिक एडवांटेज हमेशा 1 से बड़ा होगा। भाई मैं 4 न्यूटन का वजन फोर्स एफर्ट लगा के 28 न्यूटन को उठा रहा हूं तो मेरा मैकेनिक एडवांटेज हो गया, है ना। ऐसे अपन चलिए 1-2 सवाल और करते हैं। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। इसमें अपन एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा सवाल देखते हैं। ये मेरी एक पुली है, इससे एक W वेट का एक ब्लॉक लटका हुआ है और मैंने F फोर्स लगाया। तो बताओ मेरा इस पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। अब देखिए अगर मैंने F फोर्स लगाया तो यहाँ पर T आएगा और यहाँ पर भी T आएगा, ठीक है। या ये F ही T हो जाए या T F हो जाए, एक ही बात है। और ये इसको तब उठा पाएगा जब T इक्वल टू W होगा, तभी उठा पाएगा। इस ब्लॉक को जमीन से कब उठा पाएगा, जब T इक्वल टू W हो जाएगा। अब अपना मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है W, लोड कितना है W, और W किसके बराबर है, और एफर्ट कितना लगा रहा हूं F। W किसके बराबर है, T के बराबर है, और F भी T के बराबर है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया 1। इस केस में मेरा मैकेनिकल एडवांटेज तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। आइए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इसका मुझे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो देखिए इस इंक्लाइन प्लेन पे mg नीचे लग रहा है, mg sin थीटा नीचे की तरफ ड्राइविंग फोर्स है, और F फोर्स लगा के मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, है ना। F फोर्स लगा के मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं। अगर F फोर्स लगा के ऊपर ले जा रहा हूं तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है इसका mg, लोड तो mg है ना भाई, इसका टोटल जो लोड है वो तो mg है। एफर्ट कितना लगा रहा हूं मैं, mg sin थीटा। लोड अपन एफर्ट, तो mg अपन mg sin थीटा, ये हो जाएगा cosec थीटा। mg से mg कट गया, 1 अपन sin थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द मैकेनिकल एडवांटेज वाले क्वेश्चंस। आप चाहो तो एक सवाल और देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक सवाल और देता हूं, है ना। लेट्स से एक सवाल और लेते हैं, और ये लीजिए एक सवाल। ये एक पुली बनाई मैंने, इससे मैंने एक ब्लॉक को लटका दिया, फिर यहाँ पर एक और पुली बनाई मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेट्स से कि कोई एफर्ट लगा रहा हूँ F, और इससे इस ब्लॉक को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इससे इस ब्लॉक को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमसे पूछा गया है, कुछ भी ले लीजिए, इसका मास m है, इसका इस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए आप, ठीक है। देखिए अब, है ना, इस सिस्टम का अपन को मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। अगर यहां पर रस्सी में टेंशन T है, इस रस्सी में टेंशन T है, जो T जब mg के बराबर हो जाएगा तब ये लोड उठ जाएगा। T जब mg के बराबर हो जाएगा तो ये लोड उड़ जाएगा। अगर ये T है तो ये भी T है, ये भी T है, और ये कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा। तो मेरा जो फोर्स हो गया वो तो 2T के बराबर हुआ नहीं हुआ, और मेरा जो वेट है वो T के बराबर हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। लोड कितना हो गया मेरा T, एफर्ट कितना हो गया F, वो 2T के बराबर है। मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 1/2। बेवकूफी कर रहा हूं मैं पुली लगा के, मैं बेवकूफी कर रहा हूं, यानी कम वजन की चीज को उठाने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो पुली का कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज्यादा है आप एफर्ट कम लगा रहे हो, मैकेनिकल एडवांटेज अगर आपका 1 से कम है तो आप एफर्ट ज्यादा लगा रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज कर लिया। एक और सवाल ले लेते हैं, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। एक बैग है जिसका वेट 20 kg वाट है। सो कैलिब्रेटेड kg/WT में वेट दे रखा है 20 kg/WT, और फोर्स कितना लगाया आपने,
एफर्ट कितना लगाया 5 kg/Wt। आपसे पूछा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, फॉर्मूला याद है, लोड अपन एफर्ट, लोड कितना है 20, एफर्ट कितना है 5, तो मैकेनिकल एडवांटेज 4। कुछ ही नहीं दिमाग लगाना, तो कोई डायग्राम वायग्राम बनाने के दिमाग मत लगाओ। लोड 20 kg/Wt है, फोर्स 5 kg/Wt है, मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ गया। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई भी बॉडी है या तो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में, कोई बॉडी जो है तो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। और वो उसी, अच्छा कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। ठीक है, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाए। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, जैसे ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो वो भी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि उस पर जितने भी नेट फोर्सेज है उन सबका सम जीरो है। वो अगर एक्सेलरेट हो रही होती है या डी एक्सेलरेट हो रही होती तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं होती। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही, डी एक्सेलरेट नहीं हो रही, कांस्टेंट मोशन से ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब है कि उसमें जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेज, उन सबका वेक्टर सम जीरो है। ठीक है, तो अपन यहाँ पढ़ सकते हैं फॉर ए बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, कोई भी इस पर नेट फोर्स, सारी फोर्सेज का जो सम है वो जीरो होना चाहिए। और इफ बहुत सारी फोर्सेज काम कर रही है F1, F2, F3, Fn, तो हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ Fi शुड बी इक्वल टू 0, I इक्वल टू 1 से लेकर एंड, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उन सबका वेक्टर सम, चूंकि वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेक्टर लगा दूंगा, वेक्टर सम 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बॉडी के ऊपर सिंगल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर कोई एक सिंगल फोर्स लग रहा है, तो क्या कभी वो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम में, क्या कभी वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में आ सकती है? नहीं आ सकती। क्योंकि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, सिंगल फोर्स लग रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो कभी भी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, है ना। अगर दो फोर्सेज लग रहे हैं तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तब आएगी जब दोनों इक्वल और अपोजिट हो। हाँ, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर ये F1 है और ये F2 है और ये बॉडी अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, तो F1 का वेक्टर सम प्लस F2 का वेक्टर सम शुड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, देन देयर रिजल्टेंट मस्ट बी 0। 3 फोर्सेस लग रही है, कोई बॉडी है, इसमें 3 फोर्सेस लग रही है, F1, F2, F3, 3 फोर्सेस लग रही है, तो तीनों का वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। लामीज थ्योरम, ठीक है, अब लामीज थ्योरम अपन एक थ्योरम सीखेंगे जिससे जब भी, पहली बात तो ये 3 फोर्सेस के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, और लामीज थ्योरम से अपन सवाल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये नहीं भी याद हो तो अपन कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने सिलेबस में दे रखी लामीज थ्योरम तो अपन कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इस पे 3 फोर्सेस काम कर रही है, लेट्स से ये F1 काम कर रही है, ये F2 काम कर रही है, और लेट्स से ये F3 काम कर रही है। ठीक है, और ये एंगल है A एंगल, ये एंगल है B एंगल, और ये एंगल है C एंगल। तो व्हाट लामी थ्योरम सेज F1 अपॉन साइन A शुड इक्वल टू F2 अपॉन साइन B शुड इक्वल टू F3 अपॉन साइन C। देखिए F1 के अपोजिट एंगल A साइन है, F2 के अपोजिट एंगल B साइन B, F3 के अपोजिट एंगल C साइन C। बस इतना सा याद रखना है, अपोजिट एंगल करना है, थ्योरम लगानी है, चुटके में सवाल हो जाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो लामीज थ्योरम के ऊपर अपन सवाल करते हैं। आइए कुछ सवाल अपन लामीज थ्योरम के ऊपर करेंगे, और अपन हर सवाल लामीज थ्योरम में करें, कुछ सवाल जो डायरेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट भी कर लेंगे। आप जैसे ये एक फिगर है,
इसमें सारी की सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है और हमसे पूछा गया कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। क्या हमारे पास दूसरा पेज है खाली? नहीं है, ओके चलो। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बना लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि ब्लड दिखे। ये डायग्राम जो बोलता है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहाँ पर F1 फोर्स लग रही है, ठीक है। यहाँ पर एक 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर अलोंग दिस F2 लग रहा है और यहाँ पर 10 न्यूटन का एक और फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ तो यार 4 फोर्सेस लग रहे हैं, तो लामी तो नहीं लगेगी इस पे, लामी तो 3 के लिए लगती है। तो मैं क्या करूँ, नॉर्मल कंपोनेंट्स कर लेता हूँ। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। देखिए ये पॉइंट है मेरा, इस पे लगी इधर F1, क्या कोई डाउट? इस पे नीचे लगी है 10 न्यूटन, क्या इस पे कोई डाउट? अब देखिए ये 60 है तो ये भैया भी 60 होंगे, तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये तो 30 डिग्री हो गया नहीं है। अब ये 10 न्यूटन है, इसके दो कंपोनेंट करूंगा, एक तो आएगा 10 cos 30 और एक आएगा 10 sin 30। तो इसके अलोंग एक कंपोनेंट आ जाएगा 10 cos 30 डिग्री, ठीक है। एक ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा 10 sin 30 डिग्री। क्या ये क्लियर है? अच्छा यहां पर देखिए 90 डिग्री का एंगल दे रहा नहीं दे रहा, दिख रहा है ना? तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल हुआ तो ये वाला जो एंगल होगा ये तो 60 डिग्री का हो जाएगा ना, बिकॉज ये तो स्ट्रेट लाइन है। ये 30, ये 90, ये 60, 180 हो गया। यानी अगर मुझे F2 के कंपोनेंट करने होंगे तो F2 का एक कंपोनेंट आ जाएगा F2 cos 60, इधर आ जाएगा, और F2 का एक कंपोनेंट आ जाएगा इसके साथ ही, वो जाएगा F2 sin 60। बस कंपोनेंट कर दिए, अब तो इक्वेट कर दो। अब ऊपर वाले को देखिए, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 होगा, वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 होगा। तो आपने वर्टिकल फोर्सेस ले ली, ये वर्टिकल फोर्सेस आएंगे 10 प्लस इक्वल टू 10। क्या ये सही है? ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर। हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करो, F2 cos 60 should equal to 10 cos 30। दो इक्वेशन है, आराम से निकाल लेंगे मैं जो निकालना है। F2 निकालना है मेरे को, नहीं F1 F2 निकालना है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बनाना सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। आइए एक और सवाल देखते हैं। अब हमें यहाँ पर 2 रॉप्स दी गई है, यहाँ पर एक रस्सी से एक मास लटक रहा है और हमें T1 T2 T3 कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो यहाँ पर लामी अपन लगा सकते हैं। अपन लामी से भी कर सकते हैं, बिना लामी के भी कर लेते हैं। चलो एक लामी से भी करके देख लेते हैं, भाई आपने पढ़ा है तो यूज़ करना सीख लो आप लामी, ठीक है। तो आइए लामी लगाते हैं। तो इस पॉइंट पे एक तो जा रहा है ये टेंशन T1, इस पॉइंट पे जा रहा है एक टेंशन T2, इस पॉइंट पे जा रहा है एक टेंशन T3। अच्छा इस पॉइंट की तो T3 की वैल्यू हो जाएगी 500 न्यूटन। दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। T3 तो ये लटक रहा है 5 kg का वैल्यू, सॉरी 50 न्यूटन, क्या हो जाएगी 50 न्यूटन, 5 kg है ना तो 50 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। हमें मालूम है, हमने पढ़ा था, अगर आप पीछे जाओ, सॉरी पीछे जाओ, लामीज थ्योरम पढ़ी थी हमने, F1 अपॉन साइन ए, F2 अपॉन साइन बी, F3 अपॉन साइन सी, है ना। तो अगर मैं इस एंगल को बोलता हूं A एंगल, इस एंगल को बोलता हूं B एंगल, इस एंगल को बोलता हूं C एंगल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, T1 अपॉन साइन A शुड इक्वल टू T2 अपॉन साइन B शुड इक्वल टू T3 अपॉन साइन C। अब बहुत बड़ा, हमें T1 T2 T3 तो निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज है ये एंगल निकालना, ABC, ये एंगल निकालना बड़ा चैलेंज है। एंगल के लिए हमको हिंट दिया हुआ है, देखिए आइए हिंट देख लेते हैं क्या हिंट है। ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये ट्राइंगल बन गया। तो C तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया नहीं हो गया, सबसे आसान।
वो 30, ये 60, तो सी तो 90 हो गया, सी की तो प्रॉब्लम खत्म। अब सी की प्रॉब्लम खत्म हुई, हमें ये भी समझ में आता है, एक कंस्ट्रक्शन अगर करें, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं इसके पैरेलल, तो ये 30, तो भैया ये भी 30, ये 30 तो ये भी 30, और ये पूरा का पूरा 90, यानी कि जो एंगल बी हो गया वो तो हो गया 120 डिग्री, और ये 60 तो ये 60, तो ये 90, तो ए हो गया 150 डिग्री। बस हो गया अब तो T1 इक्वल टू T1 साइन ए हो गया साइन 150, T2 साइन 120, T3 साइन सी तो 1 होता ही है, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। बस आप देखो साइन 150, अगर आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही तो आप मेरा बेसिक मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो T1 अपॉन कॉस 60 इक्वल टू T2 अपॉन कॉस 30 इक्वल टू T3 अपॉन 1, T3 अपॉन 1 तो कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया। अब तो इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ 2T1 इक्वल टू, पता पक्का 1/2 होती है, हाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2T1 इक्वल टू 50 है ना, ये 5 किलो का मास था ना, ये 5 किलो 50 न्यूटन, तो T1 इक्वल टू हो गया 25 न्यूटन। आ रहा है नहीं आ रहा आंसर, 25 न्यूटन आ गया। और T2 कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू 50, तो T2 इक्वल टू हो गया 25 √3। तो T1 आ गया, T2 आ गया, T3 पहले ही आ गया था, तो अपन ने सारे सवाल निकाल लिए। ठीक है, ये लामी को अपन ने लगा लिया। अपन लामी के बिना भी कर सकते थे, अपन इसके ओरिजेंटल किया, ये भी तो ये हो जाएगा T1 cos 30, T1 sin 30, ये 60, तो ये हो जाएगा T2 cos 60, और ये हो जाएगा T2 sin 60। हॉरिजॉन्टल से बैलेंस करो, वर्टिकल से बैलेंस कर दो, हो गया कम से कम। और ये T3 तो 50 न्यूटन आ ही गया, T3 में तो दिमाग नहीं लगा रहा, T3 तो 50 न्यूटन अपना आ ही गया। तो ये अपन ऐसे भी कर सकते थे, लामी से भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लीजिए। चलिए एक दो सवाल और है। ए बर्ड ऑफ मास एम परचेज एट द मिडिल ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग शॉन एट द टेंशन एंड द स्ट्रिंग इज गिवन बाय द T इक्वल टू mg/2 sin थीटा। अज्यूम दैट ईच हाफ ऑफ द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। ये स्ट्रेट है, ये टेंशन T है, ये भी टेंशन T है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये हो जाएगा, अगर ये T है तो ये वाला हो जाएगा T cos थीटा, और ये भी हो जाएगा T cos थीटा, ऊपर हो जाएगा 2T sin थीटा। देखो क्या हो रहा है, समझिए आप, ये T है, ये थीटा है, ये भी T है, ये थीटा है, ये T है, तो इसका T का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इस T का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा T sin थीटा, और mg नीचे लगेगा, तो मैं बोल सकता हूँ 2T sin थीटा इक्वल टू mg, तो T इक्वल टू जाएगा mg अपॉन 2 sin थीटा। क्या ये सही है? ओके, आइए तो सबसे पहले अपन इसमें पहला वाला सवाल देखेंगे। ठीक है, फिगर 1 देखते हैं। एक बॉक्स ऑफ वेट 10√3 न्यूटन इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग्स OA एंड OB इज शोन इन द फिगर। ठीक है, द स्ट्रिंग OA इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है। फाइंड द टेंशन इन द बोथ द स्ट्रिंग्स, फाइंड द टेंशन इन द बोथ द स्ट्रिंग्स। आप इसको लामी से कर लो, आपकी मर्जी हो जैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप देखो पहले अपन देखो 10√3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसमें। ठीक है, अगर ये TB, ये मान लीजिए TB है, ये भाई साहब TA है, इसमें टेंशन TB है, इसमें टेंशन T है। अगर ये एंगल 60 है तो क्या ये एंगल भी 60 होगा, नहीं होगा? तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा TB cos 60, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा TB sin 60, और TB sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10√3, वही तो इसको बैलेंस कर रहा है। और TB cos 60 किसको बैलेंस करेगा, TA को बैलेंस करेगा। ठीक है, आप देखो इस इक्वेशन से मेरे को TB की वैल्यू आएगी, TB
साइन 60 क्या होता है? √3/2 tan √3। ठीक है, √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया, क्या हो गया? 20 न्यूटन। मैं सही हूं? इक्वल टू 20 न्यूटन आ गया, और 20 न्यूटन की वैल्यू यहां रख दी। 20 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इक्वल टू TA। तो TA इक्वल टू आ गया 10 न्यूटन। तो TA भी आ गया, TB भी आ गया। अभी क्लियर? पहला पार्ट तो हो गया। दूसरे पार्ट में क्या करता है ये भैया? इस एक वाले को जहां से बंधा हुआ है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता है और किसी थीटा एंगल पे ले जाता है। अब हमसे पूछेगा, सवाल पूछेगा, हमसे क्या पूछेगा सवाल? If you change the location of point A on the wall, hence the orientation of the string OA without altering the orientation of the string B shown in the figure, what angle should the string OA make the wall so that the minimum tension is developed in it? मतलब ये बोल रहा है कि इस एंगल की वैल्यू बताओ ताकि इसमें जो टेंशन डेवलप हो ना वो मिनिमम हो, इसमें जो टेंशन डेवलप हो वो मिनिमम हो। यही है ना सवाल? दोबारा देख लेते हैं। हाँ, so that the minimum tension is developed in this block। आइए डायग्राम बना लेते हैं। एक बार ये डायग्राम को दोबारा बनाना है अपन को, नोट कर लीजिए, ये डायग्राम दोबारा बनाएंगे अपन। ठीक है, आइए, ये डायग्राम क्या था? ये ऐसा था, यहाँ पर ऐसे ब्लॉक लटका हुआ था। ये एंगल कितना दे रखा था? मैं कहाँ से दे रखा था? 60 डिग्री ऊपर से दे रखा था। 60 डिग्री हमें यहाँ से दे रखा था। ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा था। ठीक है, फिर हमसे यहाँ पर कहीं लटकाना था और ये एंगल दे रखा था थीटा। यही था, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमें ये तो B पार्ट हो गया, ये A पार्ट हो गया, ये 10 √3 न्यूटन ऑलरेडी हमें दे रखा है। कंपोनेंट कर लेते हैं, आसान है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? TB cos 60। अगर ये TB cos 60 हो गया तो ऊपर क्या हो जाएगा? TB sin 60 ऊपर की तरफ। अच्छा, ये TA हो गया, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। हुआ नहीं हुआ? वर्टिकल से दे रखा है ना एंगल, हाँ वर्टिकल से थीटा एंगल दे रखा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो अब ये वाला जो TA है ये थीटा है, तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? TA cos थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो जाएगा TA sin थीटा। cos तो ऊपर चला गया। तो आप देखो, एक इक्वेशन तो बन गई मेरी, ऊपर जो फोर्सेज लग रही है तो लग रही TB sin 60 प्लस TA cos थीटा इक्वल टू 10 √3 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन बन गई मेरी TA sin थीटा cos 60। ठीक है, अब मुझे इस यहां से, हमें तो TA इंटरेस्टेड हूं, मुझसे क्या पूछा है? TA की मिनिमम टेंशन की वैल्यू क्या होगी, कौन से एंगल के लिए मिनिमम वैल्यू पूछी मेरे से। तो मैं तो TB को गायब करूं भैया, तो मैं एक काम करता हूं, 1/2। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि TB इक्वल टू नहीं होगा। अब इस इक्वेशन में TB की जगह में रख देता हूं 2TA sin थीटा। तो अब TB की जगह रख दिया मैंने इक्वेशन 1 में 2TA sin थीटा, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है, प्लस TA cos थीटा इक्वल टू 10 √3। 2 से 2 कट गया, TA बाहर ले लिया मैंने। अगर TA बाहर ले लिया तो मेरे पास मिल गया cos थीटा प्लस √3 sin थीटा इक्वल टू 10 √3। तो TA इक्वल टू आ गया मेरा 10 √3 अपॉन cos थीटा प्लस √3 sin थीटा। यार ये तो बड़ी खतरनाक सी कहानी आ गई कुछ, ये तो कुछ बड़ी खतरनाक सी कहानी आ गई। अब सवाल क्या था? फाइंड द टेंशन, ये नहीं, सवाल जो था हमारा वो सवाल देखें मतलब, हाँ मिनिमम टेंशन निकालनी है हमें। ठीक है, अच्छा ठीक है चलो। अब अगर मुझे मिनिमम टेंशन निकालनी है, टेंशन ए में मिनिमम होनी चाहिए, तो ये वाला पार्ट मैक्सिमम होना चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिक मैक्सिमम पहले लेक्चर में पढ़ा था मैंने ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 3 साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 4 2, यानी कॉस थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी, और ये मैक्सिमम होगा तो टेंशन मिनिमम हो जाएगी। तो टी ए इक्वल टू हो जाएगा 10 रूट 3 अपॉन 2 विच इज 5 रूट 3, ये मेरा टी हो जाएगा। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है, ठीक है। ओके, ये भी एक अच्छा सवाल आ रहा है, इसको भी अपन करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल आएगा हमारे सामने, ठीक है। आइए, तो इसमें क्या है कि एक आदमी है इसमें है, और ये एक रस्सी को हाँ पुल करता है 70 मैन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इन अ 50 kg लिफ्ट। अच्छा, लिफ्ट का मास तो सिर्फ 50 kg है, उसको पुल करता है ऑन द रोप विच सपोर्ट द लिफ्ट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द फोर्स विद द मैन शुड पुल द रोप टू कीप द लिफ्ट स्टेशनरी। अगर इसको स्टेशनरी करना है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स 0 करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिफ्ट का एफबीडी बनाते हैं, ये एक लिफ्ट का अपन एफबीडी बनाते हैं। देखिए, अगर ये टी है, ये भी टी है, तो ये भी टी है, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा लिफ्ट, ये जो लगा रही होगी वो 2t लगा रही होगी, तो लिफ्ट पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा जिसको बोलेंगे अपन 2t। टेंशन हमेशा अवे फोर्स होता है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा 2t लग रहा होगा। लिफ्ट पे फोर्सेस की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ये अपन लिफ्ट का डायग्राम, लिफ्ट को स्टेशनरी करना है अपन। अच्छा, और कौन कौन सा लिफ्ट पे फोर्स लग रहा होगा अपन सोचें, इसमें mg लग रहा होगा, ठीक है। लिफ्ट का खुद के मास की वजह से लिफ्ट पर ग्रेविटी पुल कर रही है उसको 500 न्यूटन से, लिफ्ट उसको पुल कर रही है। दूसरी बात है, आदमी अपना नॉर्मल भी लिफ्ट पे लगा रहा होगा, आदमी अपना नॉर्मल लिफ्ट पे लगा रहा होगा विच इज एन। कितना नॉर्मल पता नहीं है हमें, पर आदमी अपना नॉर्मल इस पे लगा रहा होगा। तो अगर इस इक्वेशन लिखूंगा तो मेरी इक्वेशन बन सकता है 2t इक्वल टू 500 प्लस n। क्यों मैंने इक्वेट कर दिया? क्योंकि स्टेशनरी है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस हो गया। अब ये तो हो गया लिफ्ट का। अब हमें ना इस इंसान का भी एफबीडी बनाना पड़ेगा। इंसान के एफबीडी में देखो, सबसे पहले इसका mg नीचे लग रहा होगा, 70 kg का आदमी है, यानी कि 700 न्यूटन तो नीचे लग रहा होगा, ठीक है। एक लिफ्ट इस पे ऊपर नॉर्मल लगा रही होगी, लिफ्ट की जो सरफेस होगी इस आदमी पे ऊपर नॉर्मल लगा रही होगी, ये एक्शन पेयर बनेंगे, ठीक है। और कौन सा लग रहा होगा? अब आप देखिए, ये इसको खींच रहा है ना, तो ये तो आप टेंशन है, ये अवे होता है, तो टी भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो एक इक्वेशन और बनेगी, टी प्लस एन इक्वल टू 700 न्यूटन, ठीक है। तो टी प्लस एन इक्वल टू 700 न्यूटन, या मैं लिख सकता हूं एन इक्वल टू 700 माइनस टी, यहां वैल्यू पुट कर दी, 2t इक्वल टू 500 प्लस 700 माइनस टी, तो 3t इक्वल टू 1200, तो t इक्वल टू 400 न्यूटन। क्या ये सही है? t इक्वल टू 400 न्यूटन हमारा आ गया। अगर t इक्वल टू 400 न्यूटन आ गया तो नॉर्मल तो अपन निकाल ही सकते हैं। दिस इज हाउ वी वांट टू सॉल्व इट। और भी है क्या? ये अब मेरे ख्याल से अब तो बहुत सिंपल सवाल है। A block of weight 100 Newton is suspended with the help of 3 strings. Find the tension to each string. देखिए ये तो हो गया, ठीक है। मान लीजिए T1 है, ये एंगल 60, तो ये भी 60, तो ये हो गया T1 cos 60, ये हो गया T1 sin 60। अब तो कुछ भी नहीं है, अपन बोल सकते हैं T1 sin 60 को 100 न्यूटन बैलेंस करेगा, तो T1 sin 60 शुड इक्वल टू 100 न्यूटन। क्या इसमें कोई दिक्कत? और इसको T2 बैलेंस करेगा T1 cos 60 को। हो गया यार, अब तो बस क्या है, T1 T2 की वैल्यू आराम से निकाले, T3 बने ऑलरेडी निकाल लिया था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लास्ट सवाल है।
acceleration of the masses with respect to lift and tension in the string if the whole system is moving vertically upward with the uniform acceleration. पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है. हमने देखा था पूरा का पूरा सिस्टम अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हम जो एक्सेलेरेशन होता है वो g प्लस ए हो जाता है, और अगर नीचे आ रहा होता है तो g माइनस ए हो जाता है. ठीक है, तो पहले अपन एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं. तो एक्सेलेरेशन जो ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये नीचे की तरफ लटक रहा है, अपन मान लेते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2 दे रखा है, तो a इक्वल टू जाएगा m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, और तो m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2. ये तो अगर ये लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही होती तो, चूंकि लिफ्ट भी है एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है, तो a नेट इक्वल टू बोल सकता हूं m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 g प्लस ए. जी प्लस ए क्यों किया? क्योंकि a एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है. इसी तरह टेंशन अपने पास जो आती है अपन कैलकुलेट करते हैं तो 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, शायद यही आती है टेंशन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर भी g ना होके g प्लस ए हो जाएगा. तो ये हमारा ख़त्म है मेरे ख्याल से. इसके बाद अब इसके बाद हम फ्रिक्शन की बात करेंगे. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम फ्रिक्शन की शुरुआत करेंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.